हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 11 है। कार और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी के जो अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न आपको टोटल 21 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला क्या है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्दों की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें से कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कार्य हो रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है। फिजिक्स में अर्थात भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तब कहा जाता है जब बल लगे और विस्थापन हो, या तो बल के दिशा में विस्थापन हो या बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो, लेकिन विस्थापन होना चाहिए बल लगने के बाद, तो कार्य का होना माना जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या स्थिति है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। तो सुमा तालाब में तैर रही है यानी अपने हाथ और पैरों से पानी को पीछे की ओर ढकेल रही है, पीछे की ओर बल लगा रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बल लगाने से विस्थापन हुआ, लेकिन बल लगाया गया पीछे की तरफ और विस्थापन हुआ आगे की तरफ। इसका मतलब ये ऋणात्मक कार्य है, लेकिन कार्य हुआ है। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, सुमा कार्य कर रही है क्योंकि वह पानी को उसके हाथ पैर की गति से बल लगाकर अपने शरीर को विस्थापित कर रही है। यहाँ बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत है, अतः कार्य ऋणात्मक में होगा। अगला देखिए क्या है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। तो गधे द्वारा पीठ पे बोझा उठाना ये किसी तरीके का कार्य नहीं है फिजिक्स में देखा जाए तो। ठीक है, देखिए गुरुत्व बल जो है गधे के पीठ पे जो सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब सामान तो वहीं पड़ा है, तो कार्य नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर लिखना है, कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है ऐसे, ठीक है, और लेकिन सामान्य नहीं बढ़ रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, जबकि विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, एक पवन चक्की यानी विल मिल कुएं से पानी उठा रही है। तो तीसरे स्थिति में कार्य हो रहा है क्योंकि पवन चक्की बल लगाकर पानी ऊपर उठा रही है, अर्थात बल लगाने से पानी का विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण का होना, यहाँ कोई ना तो बल लगता है ना ही विस्थापन होता है, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है। तो आपको लिखना है चौथे में, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ना तो कोई बल आरोपित है और ना ही विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो ट्रेन को इंजन द्वारा खींचा जाना ये कार्य हो रहा है क्योंकि इंजन बल लगाकर ट्रेन को खींच रहा है ऐसे, और उसका विस्थापन भी हो रहा है बल की दिशा में, और उसका विस्थापन हो रहा है, ये धनात्मक कार्य हो गया, तो सीधे सीधे कार्य हो रहा है। इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं। यहाँ पे ना कोई बल है ना ही कोई विस्थापन है, तो इसका क्या होगा, कार्य नहीं हो रहा है। तो 6 में आपको लिखना है, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बल तथा विस्थापन दोनों उपलब्ध नहीं है। इसके बाद एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो यहाँ पे बिल्कुल कार्य हो रहा है क्योंकि पवन ऊर्जा के कारण पाल नाव पर बल लगता है और नाव चलती है, गतिशील होती है, अर्थात विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कार्य तो हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा समाप्त हुआ आपका पहला प्रश्न। अब तो इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है या एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के साथ पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया, यानी हमें वर्क का मान निकालना है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यहाँ पे समझिए, यहाँ से कोई किसी वस्तु का किसी पिंड को धरती के कोण से ऐसे फेंका जाता है, तो एक वक्र पथ पर चलता है। वक्र मतलब देखिए ऐसे, इस तरीके का जो पथ होता है गोलीय, ठीक है, ऐसे जाता है और ऐसे वापस आके वहीं धरती पे, ये धरातल है, यहीं आके गिर जाता है। ठीक है, आ गिरता है। पिंड के साथ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे आके गिर गया, ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, यानी सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो यहाँ पे समझिए, अगर हम इसका विस्थापन देखें, ऊपर फेंका गया लेकिन वो धरती पे आ गिरा, हमें ऊपर ऐसे देखना है, ऊंचाई देखना है, ठीक है, ना कि ऐसे दूरी देखना है। तो यहाँ से फेंका गया इस ऊंचाई से और पुनः उसी धरातल पे आ गया, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, विस्थापन तो शून्य हो गया। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, गुरुत्व बल ऐसे फेंका जाता है, यहाँ पे वस्तु आई तो गुरुत्व बल कहाँ, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है।
ठीक है। गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो गुरुत्व बल कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ, और वस्तु का विस्थापन हो रहा है ऐसे, ठीक है, वस्तु का विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, ठीक है। तो लंबवत हमेशा क्या होता है, कार्य का मान शून्य होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर लंबवत बल लगे और वस्तु का विस्थापन ऐसे हो जाए और यहाँ पे 90 अंश का कोण बने, तो हमेशा कार्य का मान, वर्ग का मान शून्य होगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है इसका आंसर, तो आपको ऐसे करना है। देखिए यहाँ पिंड का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा है, अभी हमने देखा पिंड का विस्थापन क्षैतिज रेखा की दिशा में है तथा गुरुत्व बल नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थात गुरुत्व बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F/S, ठीक है। तो यहाँ पे W = F, बल कितना है, ठीक है, तो बल नहीं दिया गया है, यानी गुरुत्व बल है, तो F रहने देते हैं, और S के स्थान में देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन शून्य हो गया। तो यहाँ पे लंबवत बन रहा है, तो एंगल कितना है, 90 अंश का है, तो यहाँ पे लिया जाएगा cos 19, ठीक है। तो W = F × cos 90 का मान कितना होता है, ये शून्य होता है, तो टोटल गुणा करने पे कितना आ गया, शून्य आ गया, तो वर्ग कितना आ गया, शून्य आ गया। समझ में आ गया आपको। तो हमेशा आपको याद रखना है, लंबवत हो, बल ऐसे लगे और वस्तु का विस्थापन ऐसे हो रहा है, ठीक है, लंबवत में हमेशा कार्य शून्य ही होता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल तीसरा। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन हमें करना है। ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है बल्ब जलने के क्रम में, वो हमें बताना है। तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे समझिए बैटरी द्वारा बल्ब जलता है, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में रासायनिक क्रियाएं होती है, तो इससे विद्युत ऊर्जा बनता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है, और विद्युत ऊर्जा से जब बल्ब जलता है तो उसमें फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट गर्म होता है तो ऊष्मा देता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। तो ऊष्मा देगा तो क्या होगा, वो प्रकाश देगा, तो ये हो गया ऊष्मा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न चौथा क्या है, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का हमें परिकलन करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बल द्वारा किए गए कार्य यानी गतिज ऊर्जा का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे पहले आप समझिए 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है 20 kg, ऐसे समझिए। यहाँ पे पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है 20 kg, ठीक है। कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे देखिए पहले कितना था, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, बल लगने से कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कमी हो गई। जैसे ये वस्तु जो है, ये पिंड इस दिशा में जा रही है, ठीक है, कितने से, प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो बल लगाया गया ऐसे, तो बल लगाने से इसकी वेग तो बढ़ना चाहिए, 5 से 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन इसमें कमी आती है। इसका मतलब बल ऐसे लगाया गया, गति किसके उल्टे दिशा में, ठीक है, यानी बल ऐसे लगाया गया, तभी तो 5 से 3 हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बल लगने से, इसका मतलब क्या है, ये ऋणात्मक बल है। कमी आती है तो गतिज ऊर्जा का मान भी कमी आएगा, इसका मतलब वो इसका मान भी ऋण में आएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो पहले दिए गए मान को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान 20 kg है, प्रारंभिक वेग 5 है और अंतिम वेग 2 है, ठीक है। तो हम गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से परिवर्तन जो होता है उससे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए दिया गया मान m द्रव्यमान 20 kg, प्रारंभिक वेग u द्वारा डिनोट किया जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v 12 मीटर प्रति सेकंड, किया गया कार्य, ठीक है। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो क्या फार्मूला होता है 1/2 m v², तो अंतिम है ये v² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर वही होगा 1/2 m, यहाँ पे प्रारंभिक है तो u1² हो गया, ठीक है, u1² हो गया। इतना क्लियर हो गया आप। अब इसके बाद इसके मान को हम लोग रखते हैं W = 1/2, m का कितना मान है 20 है, m का कितना मान है 20 रखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए हम इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। मान रखने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, दोनों में जो जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। 1/2m इसमें भी है, 1/2m इसमें भी है, तो 1/2m को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, v² माइनस u²। तो w = 1/2m का मान हम रखते हैं 20 है, इधर मान 20 दिया गया है। v² कितना है, देखिए v का मान अंतिम में कितना है, 12 है। अंतिम पे कितना है, 2 है। यहाँ पे अंतिम वेग 2 हो गया आपका, 2 का स्क्वायर। प्रारंभिक पे कितना है, 5 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट भी होगा, 10 हो गया, यहाँ बाहर हो गया 10, और यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस ये 25 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे 10 × 4, 25 में से 4 गए हैं, कितना होगा, तो ये 21 होगा। 21 लेकिन माइनस का, तो 21 में 10 का गुणा होगा, -21 में 10 का गुणा होगा, 210 हो गया, लेकिन माइनस का होगा। ठीक है, तो जूल होगा, ये कितना होगा, -210 जूल। ये गतिज ऊर्जा का मान निकल के आ गया। तो आपको ये बात लिखना है, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि वस्तु का वेग में ह्रास हो रहा है, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ये आपको लाइन। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, उसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्या है, क्षैतिज है, ऐसे है। ठीक है, क्षैतिज है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो ये जो सवाल है, बिल्कुल जो दूसरे नंबर सवाल हमने बनाया कि गुरुत्व बल ऐसे कार्य कर रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो उस स्थिति में कार्य का मान क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो यहाँ पे वैसे ही करना है, बल लग रहा है नीचे और विस्थापन हो रहा है ऐसे क्षैतिज, तो यहाँ पे क्या बना, 90 अंश का कोण बना, तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए 10 kg द्रव्यमान का कोई पिंड ये वस्तु है और ए बिंदु पे रखा गया है और उसे बी बिंदु तक लाया जाता है, उसी वस्तु को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ था और यहाँ आ गया, तो विस्थापन ऐसे हुआ और गुरुत्व बल कैसे कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। गुरुत्व बल ऐसे कार्य कर रहा है नीचे की तरफ और विस्थापन हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे कितना बना, 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्य का मान 0 हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, तो इसको हम हल भी करेंगे, लेकिन आपको ये बात आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि पिंड की गति विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रही है, जबकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो रहा है, अतः कार्य 0 होगा। तो कार्य का क्या फार्मूला है, W = F × S। ठीक है, तो W × F यदि क्या है, गुरुत्वीय बल है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और S का मान कितना है, cos 90 अंश है। ठीक है, तो F = कितना होगा, ये पूरा क्या होगा, 90 अंश का, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो कार्य का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। तो यहाँ पे समझिए कि एक पिंड है जो मुक्त रूप से गिर रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है। तो हमें ये बताना है कि क्या ऊर्जा संरक्षण के नियम से उसका ऊर्जा लॉस हो रहा है, उसकी ऊर्जा ख़त्म हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, बस रूप को चेंज किया जा सकता है, उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मुक्त रूप से गिरते पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है लगातार कम हो रही है, जबकि गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता रहता है, अर्थात दोनों ऊर्जाओं का योग अचर रहता है, नहीं बदलता। ठीक है, अतः यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, यानी जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखिए 7वां क्या है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतर होता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइकिल चलाने पर ऊर्जा का रूपांतर निम्न होता है। पहला देखिए पेशीय ऊर्जा, तो मांसपेशियों द्वारा जो हम बल लगाते हैं, हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो बनता है यांत्रिकी ऊर्जा, यानी पेंडल का घूमना होता है, किसके द्वारा,
पैर से घुमाते हैं पेशीय बल द्वारा, पेशीय ऊर्जा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। और ये यांत्रिक ऊर्जा पेंडल घूमने से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और ये गतिज ऊर्जा जब ज़मीन पर टकराती है, जो पहिए होते हैं वो इससे वो धरातल से क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। इससे क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा ये उसमें बदल जाता है। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतर 4 विभिन्न रूपों में होता है, तो ये आपको करना है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली गई? तो एक भारी सा चट्टान है, जब हम उसको धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, वो हिल नहीं पाता है। तो इस अवस्था में जो हमारे द्वारा जो बल लगाया गया, उस पत्थर पे बल आरोपित किया गया, तो वो कहाँ गया, जो ऊर्जा है वो कहाँ चली गई, यही बताना है हमें। आइए इसका आंसर करते हैं, काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो अब विस्थापन न होने के कारण हमने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, हम उसको पत्थर को नहीं हिला पाते हैं, तो यानी विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य नहीं हुआ फिजिक्स में। लेकिन ऊर्जा का रूपांतर होता है। कैसे होता है, देखिए, जो हम बल लगाते हैं यानी पेशीय ऊर्जा होती है, पेशीय बल होती है, तो वो ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, जो शरीर में जैव रासायनिक क्रिया करके पसीने एवं थकान के रूप में व्यय होती है, खर्च होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पेशीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जो हमारे थकान के रूप में पसीने निकलते हैं। यही इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 9 नंबर। किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय होती है, खर्च हुई। तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? यहाँ पे हमें किस में दी गई है, यूनिट में दी गई है, तो जूल में बताना है। आइए करते हैं। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। देखिए, 1 महीने में व्यय की गई ऊर्जा कितनी है, 250 यूनिट है। तो हम जानते हैं 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है और 1 किलोवाट 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, और यहाँ पे 250 यूनिट की बात की गई है, तो क्या करना होगा, बस गुणा कर देना होगा इसमें। ऐसे करेंगे, अतः 250 यूनिट में 250 × 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 250, यहाँ पे 3 पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो ये 36/10 हो गया। 10⁶ का मतलब क्या है, 10⁶ का मतलब है शून्य की संख्या 6 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6, कितना शून्य है, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट, कितना शून्य बचा, 5 शून्य बचा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाला देखिए सब बचा, 250 का गुणा हम 36 से करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9000। कितना आ गया, 9000 आएगा, 9000 आया। अब इसके बाद अब इसका गुणा देखिए, अब इस 9000 का गुणा हम 1 लाख से करते हैं। 1 लाख से किया जाए 2 3 4 5, तो ऐसे हम गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका आसान जो तरीका है वो ऐसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे 9 हम लिखते हैं, 9 का गुणा 1 के साथ, ये हो गया 9 इंटू यहाँ पे 5 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य, कितना हो गए, टोटल 8 शून्य हो गए, 10⁸ ऐसे हम जूल लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो 250 यूनिट को हमने जूल में बदल दिया। तो इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, तो उस समय गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या मतलब है, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। और काफ़ी आसान सवाल है। देखिए एक पिंड है, तो इसको ऊंचाई यानी 5 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है धरातल से। ये हो गया धरातल और ये हो गया 5 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान कितना है, 40 केजी, 40 केजी है। ठीक है, 40 केजी दिया गया है द्रव्यमान। 5 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। और जब ये गिराया गया तो आधे रास्ते पर आया, तो आधे रास्ते पर आने पर इसकी क्या करना है, गतिज ऊर्जा की गणना करना है। मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर यानी
5 का आधा 2.5 होता है, ठीक है। 2.5 मीटर के जब समय वो तय कर लेगा, आधे रास्ते पर आ जाएगा, तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा का हमें परिकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया मान क्या दिया गया है, द्रव्यमान कितना है 40 kg है, ऊंचाई 5 मीटर है, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसके बाद पिंड की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है mgh। m का मान भी दिया गया है, g भी है और h भी है। तो कितना हो गए, हम गुणा कर देते हैं, 2000 जूल हो गया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मान निकल के आ गया 2000 जूल। अब हम निकालना है आधे रास्ते पर, इस पिंड के आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा का मान। तो गतिज ऊर्जा के मान का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 हाफ mv²। तो v तो नहीं है, हमें पहले v निकालना होगा, लेकिन प्रारंभिक v तो है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है, क्योंकि जो ऊंचाई पर होगा तो उसका वेग 0 हो जाएगा। तो अंतिम में हमें ज्ञात करना है, आइए ज्ञात करते हैं। देखिए h कितना है 5/2 मीटर, ठीक है। आधे पे निकालना है तो ऊंचाई तो आधा रखा जाएगा, यानी ठीक है 5/2 मीटर। प्रारंभिक वेग u का मान 0 है, ठीक है, प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। v हमें ज्ञात करना है गति के तृतीय समीकरण से, v² = u² + 2gs, ठीक है। देखिए v² = u² कितना है, v प्रारंभिक 0² + 2, g का मान 10 है और h का मान 5/2, ठीक है। अब यहाँ से 2 × 5 = 10, 5 दूनी 10, 5 × 50, ये 50 आ गया, ठीक है, v का मान यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, तो v² = 50, और तो हम वर्ग का पक्षांतर क्या होता है वर्गमूल, तो v का मान निकल के आ गया √50। अब हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला प्रयोग करेंगे 1/2 हाफ mv²। तो फार्मूला का मान रखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1/2 m का मान कितना है, द्रव्यमान तो हमारा वही लिया जाएगा 40 v²। अब इसका स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, √50 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करा देते हैं इसको, 20 दूनी 40, ये रूट से बाहर हो गया, ठीक है, 2 बार हुआ तो रूट से बाहर हो गया। तो 50 दूनी तो गुणा होगा 20 × 50, कितने हो गए, तो ये हो गया 1000 निकल के आ गया क्या, जूल, गतिज ऊर्जा का मान। तो ये आपको समझ में आ गया। 11 नंबर देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, अपने उत्तर का तर्क बताइए। तो कार्य का मान तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गुरुत्व बल लगेगा ऐसे। आइए समझते हैं इसको। तो पृथ्वी के चारों ओर ये उपग्रह घूम रहा है, तो गुरुत्व बल लगेगा, पृथ्वी खींच रही है, ऐसे बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है, यानी इस ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या होता है, हमेशा 0 भी होता है। ऐसे कई सवाल हमने बनाए हैं, आपको लिखना है पृथ्वी उपग्रह द्वारा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्व बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम ऐसे निकालेंगे, इसलिए W = F × S, F गुरुत्व बल हो गया, cos 90 अंश का, इसका मान 0 होता है, तो गुणा होगा W = 0, यानी कार्य का परिमाण क्या होगा, ये 0 होगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। सोचिए इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापक से विचार विमर्श कीजिए। जी बिल्कुल हो सकता है, अगर बल अनुपस्थित रहे तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो प्रथम नियम से कोई जो वस्तु है, कोई पिंड है, अपनी अवस्था बनाए रखती है, चाहे वो गति की अवस्था हो चाहे विरामावस्था हो, जब तक बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम काफ़ी सरल ले लेते हैं। एक साइकिल है, हम उसको काफ़ी ज़ोर से पैडल मारते हैं और पैडल मारना बंद कर देते हैं, बल लगाना बंद कर देते हैं, तब भी वो चलती जाती है। क्यों? कि वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, बल तो नहीं लग रहा है फिर भी वो चल रही है, तो ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, तो हमें ऐसे लिखना है, हाँ बल की अनुपस्थिति में भी पिंड पर विस्थापन संभव है, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो चलती रहेगी, अर्थात अपनी अवस्था बनाए रखेगी, उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब भी, ठीक है, इसलिए विस्थापन हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या
उसने कुछ कार्य किया या नहीं, अपने उत्तर को तर्कसंगत बताइए। तो फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में उसने कार्य नहीं किया, बल लग रहा है ठीक है उसके सिर पर, लेकिन उसका विस्थापन नहीं हो रहा है। थकान हो जाए वो अलग बात है, लेकिन विस्थापन देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कार्य नहीं किया गया। तो उस ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं किया गया। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मनुष्य ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वह भूसे के गट्ठर को लेकर एक स्थान पर खड़ा है। यहाँ पर विस्थापन शून्य है। थकान के कारण यानी गठरे के दाब से व थकान के कारण पेशियों पर दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उसकी पेशियाँ ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतर हो रहा है, लेकिन विस्थापन तो हो नहीं रहा है। इससे तो ऐसी स्थिति में कार्य नहीं हुआ। तो ये बात आपको लिखनी है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, एक विद्युत हीटर यानी ऊष्मक की घोषित शक्ति कितना है, 1500 वाट है मैक्सिमम। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा, 1500 वाट है। तो आइए हल करते हैं। तो दिया गया मान देखिए क्या है, हीटर की शक्ति 1500 वाट, समय 10 घंटा। तो हम इसको किलो वाट घंटा, तो हम इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दिया जाएगा, तो आ गया 1.5 किलो वाट। अब ऊर्जा हमें याद करना है, तो फार्मूला होता है शक्ति इंटू समय, E = P × T। पावर दिया गया है शक्ति 1.5 और समय दिया है 10 घंटा, ठीक है। तो ये आ गया, कैंसिल आउट होगा ऐसे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 15 किलोवाट घंटा। अतः 10 घंटे में उपभोग की गई ऊर्जा 15 किलोवाट घंटा है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक को ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गोलक कुछ समय पश्चात विराम की अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन है, ठीक है कि नहीं ये बताना है। इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक लोलक है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊर्जा परिवर्तन किस स्टेप में ऊर्जा परिवर्तन होता है वो हमें लिखना है। और कुछ समय पश्चात विराम में आ जाता है, तो विराम में आने पर क्या उसकी ऊर्जा संरक्षण नियम का ये उल्लंघन है, यानी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें कारण बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले आप समझिए इसको, ये एक सरल लोलक है। तो ये लोलक का गोलक इसे कहा जाता है लाल वाला। इसे बी बिंदु से छोड़ा जाता है। देखिए ये ऊंचाई से गिर रहा है, तो ऊंचाई से गिरना, या देखिए नदी का जो बांध होता है, बांध में जो पानी भरा रहता है, ठीक है, ऊंचे बांध में पानी जो होता है उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध जब टूटता है तो गतिज ऊर्जा आ जाती है उस पानी में, वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये ऊंचाई पर रखा हुआ गेंद है, ठीक है, लोलक है, ठीक है, लोलक का गोलक है ये। तो इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जब ये गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और ए पे आएगी तो सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, और फिर ए से फिर सी की तरफ जाएगी तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा फिर से बढ़ेगी। बिंदु पे पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए रुकेगी, ठीक है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उस पर होगी, ठीक है, और पूरा धीरे धीरे अपनी विराम की अवस्था ए बिंदु पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊर्जा का ये परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा नष्ट नहीं होता, सिर्फ रूप का चेंज होता है। तो ये नियम जो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और लास्ट में रुक जाती है। क्यों, हवा अवरोध उत्पन्न करती है, तो सारा ऊर्जा उसी में व्यय हो गई, ठीक है। तो रुकने से ऊर्जा नष्ट नहीं, उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा व्यय हुआ घर्षण के कारण। तो ये भी ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं करती है। इसका आंसर कैसे करना है, आइए करते हैं। तो देखिए जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है। प्रारंभ में सरल लोलक विरामावस्था में रहता है। इस स्थिति में लोलक स्थिति ए होती है जो मध्य में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मध्य में है, ठीक है। और फिर देखिए जो मध्य में है फिर छोड़ दिया जाता है, तब निम्न स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जब लोलक स्थिति बी पर होती है तब स्थितिज ऊर्जा होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे बी पर होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब लोलक की स्थिति बी से ए की तरफ जाती है तो गति करती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ए की तरफ आएगी तो। और ए पे पहुँचते हैं सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और पूरा ए से सी की तरफ जाएगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी और सी पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। सी पर पहुंचकर अत्यंत कम समय के लिए रुकता है, सी पर केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल ऊर्जा वही रहती है।
अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल ऊर्जा क्या होती है, वही रहती है, केवल रूपांतर होता है और अंत में वायु अवरोध से विराम में आ जाती है जो ऊर्जा के व्यय करता है, जिससे ये मालूम होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं होता। ये समझ में आ गया आपका आंसर, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वो विराम अवस्था में आ जाए। तो गतिज ऊर्जा के विपरीत दिशा में कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दिया गया मान हम लिखेंगे, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m है, वेग v है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। यहाँ आरंभ की गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 हाफ mv² है। अतः इससे विराम में अवस्था में लाने के लिए इतना ही माइनस में करना होगा, यही गतिज ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा। पिंड पर किया गया कार्य देखिए कैसे होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम कितनी है, हाफ mv², ठीक है, अंतिम वेग कितना है, 0 है, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv², माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv², ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया, 0 के गुणा होने से तो कितना बचा, तो 0 में से ये घटे तो इतना ही बचा, -1/2 यानी माइनस का mv²। तो ये निकल के आ गया गतिज ऊर्जा, यानी विपरीत कार्य करना होगा। 17 नंबर देखिए, 1500 kg द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, रोकने के लिए कार के लिए किए गए कार्य का हमें परिकलन करना है। तो दिया गया मान देखिए कितना है, द्रव्यमान 1500, प्रारंभिक वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हम मीटर सेकंड में बदलते हैं, 60 1000 से, और ये मिनट में और सेकंड में, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है, ये रोकने के लिए बात की गई तो भी अंतिम वेग 0 हो गया। कार्य को रोकने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², अंतिम के लिए v माइनस हाफ mv², प्रारंभिक के लिए u²। अंतिम कितना है देखिए 0 हो गया, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और अंतिम के लिए हमने अभी निकाला देखिए ये रहा, यहाँ हम रखेंगे u का मान, तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये कैंसिल आउट होगा देखिए, 750 इंटू, और ये स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर 2500, 3 का 9 हो गया। तो ये ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ बटे में 9, हल करने पर कितना आएगा, 20,833.3 जूल, इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। 18 नंबर देखिए, निम्न में से प्रत्येक की स्थिति m द्रव्यमान एक पिंड F बल लग रहा है, विस्थापन दिशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर है, ये बड़ा चिन्ह है, लंबे तीर से प्रदर्शित किया गया है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि ये कौन सा ऋणात्मक, कौन सा धनात्मक, कौन सा शून्य कार्य है। तो ये कौन सा बल लगता है ऊपर, विस्थापन हो रहा है नीचे, तो ये कौन सा कार्य हो गया, ये शून्य कार्य हो गया, लंबवत है, 90 अंश पे है, ठीक है। और ये बल की दिशा में विस्थापन धनात्मक और ये ऋणात्मक कार्य है, बल लग रहा है इस तरफ, विस्थापन हो रहा है इस तरफ। तो कैसे करना है इसका आंसर देखिए, तो पहले के लिए हम लिखेंगे शून्य कार्य, क्योंकि बल का विस्थापन की दिशा में बीच 90 अंश का कोण है, ये वाला यहाँ पे, और दूसरा धनात्मक कार्य क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में हो रही है, और तीसरा ऋणात्मक कार्य क्योंकि विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत है। 19 नंबर देखिए, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों, क्या आप सहमत हैं, बताइए। जी बिल्कुल हो सकता है अगर बल का मान 0 हो, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, तो इसको ऐसे हल करेंगे, हाँ हम सोनी के इस कथन से सहमत हैं, यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य हैं तो उनका परिणामी मान जो है 0 है, त्वरण 0 हो सकता है, जैसे कि F = m × a, तो इसका मान 0 कर दिया जाए तो ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से a निकालेंगे, ये गुणा में है तो इस तरफ आएगी भाग में, तो a जो है ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो त्वरण 0 हो सकता है। 20वां देखिए, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटे में परिकलन करना है। तो ऐसे निकालेंगे दिया गया मान, ठीक है, पावर कितना है 500 घंटा है, तो इसको हम किलोवाट में बदलेंगे, 1000 से भाग दे दिया जाए, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5/10, ठीक है, 5 दूनी 10, 1/2 हुआ, 0.5 हो गया, समय 10 घंटा है। सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, P × T, तो 0.5 आया और समय 10। अब इसको हल किया जाए, पॉइंट कैंसिल आउट, ये 5 हो गया, 5 किलोवाट घंटा हो गया, एक के लिए है तो 4 के लिए निकालना है, 4 से गुणा होगा तो 20 किलोवाट घंटा, ठीक है।
इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंतर धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब कोई पिंड मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में यानी आवाज़ होती है, धरती से टकराने के बाद ऊष्मीय ऊर्जा में घर्षण से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कुछ ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी